नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी आंसर क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। और आज तारीख है 11 जनवरी 2023। तो 11 जनवरी को पहली शिफ्ट में एसएससी जीडी का जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया है, इसके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए हैं और उनको हमने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुनना है और इनसे आगे आने वाली शिफ्टों में जो एग्जाम होंगे आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या है। तो कल सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला पूछा गया था एक शिफ्ट में, आज कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला पूछा गया है। तो जो पहला ऑप्शन है आपका CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला है, कैल्शियम कार्बोनेट। और कल 10 जनवरी वाले एग्जाम में एक शिफ्ट में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का फार्मूला पूछा गया था। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला है H2SO4 और HCl ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आमाशय में भी बनता है जिससे भोजन अम्लीय हो जाता है और भोजन में जो बैक्टीरिया रोगाणु पहुंच जाते हैं उनको ये नष्ट कर देता है। NaCl ये साधारण नमक, इसका फार्मूला है NaCl। इसे टेबल साल्ट भी कहते हैं क्योंकि भोजन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा CaCO3। अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर से पूछा गया, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ। तो इसको समझ लेते हैं। आपका जो तीसरा ऑप्शन है यही आपका आंसर है, फीफा वर्ल्ड कप 2023। ये फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल से संबंधित है। विश्व कप 2022 फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये कहाँ पर हुआ। तो ये कतर की राजधानी दोहा में हुआ और ये इसका 22वां संस्करण है फीफा वर्ल्ड कप का। और इसमें विजेता कौन रहा। तो विजेता इसमें अर्जेंटीना रहा। अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है। और उपविजेता कौन रहा। उपविजेता फ्रांस रहा। तो फ्रांस उपविजेता रहा और अर्जेंटीना विजेता रहा। ये इसका 22वां संस्करण था और इसका जो शुभंकर है वो लाइव निर्धारित किया गया था। पहला ऑप्शन है बर्मिंघम, यहां पर राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम 2022 आयोजित हुए और ये इसका 22वां संस्करण था। इसका भी ये 22वां संस्करण था और ये बर्मिंघम में हुए। और इसमें पदक तालिका में पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया का रहा और पदक तालिका में भारत का स्थान चौथा रहा। चौथे स्थान पर भारत रहा। भारत ने कुल इसमें 61 पदक जीते जिसमें से 22 गोल्ड थे। दूसरा ऑप्शन है आपका टोक्यो, यहां पर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ। समर ओलंपिक का 32वां संस्करण हुआ। यहां पर 2020 वाला 2021 में टोक्यो जापान में हुआ। 32वें नंबर का समर ओलंपिक हुआ। इसमें पदक तालिका में पहले स्थान पर USA रहा और भारत 48वें स्थान पर रहा। भारत ने कुल 7 पदक जीते जिनमें से एक गोल्ड था जो नीरज चोपड़ा ने जीता। चौथा ऑप्शन है UAE। तो हाल ही में एशिया विश्व कप 2022 ये क्रिकेट का है। एशिया क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 इसका आयोजन UAE में हुआ और इसमें विजेता कौन रहा। तो इसमें विजेता श्रीलंका रही। श्रीलंका ने ये खिताब जीता और उपविजेता पाकिस्तान रहा। तो इसमें आपसे पूछा गया फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ आयोजित हुआ। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में आयोजित हुआ। तीसरा अगला क्वेश्चन है आपका, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन से भी क्वेश्चन पूछा गया है आज।
तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन B1 इसका रासायनिक नाम है थायमिन। और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। और विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। तो आपसे पूछा गया विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। अगला क्वेश्चन है, मेघालय के राज्यपाल कौन बने हैं? तो अक्टूबर 2022 में BD मिश्रा को मेघालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। मेघालय का अतिरिक्त प्रभार। और ये जो BD मिश्रा हैं ये अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। ये अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं और इन्हें मेघालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है BD मिश्रा को। आनंद बोस ये अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने हैं, क्योंकि यहाँ के जो राज्यपाल थे वो जगदीप धनखड़ थे और जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति बन गए, इसलिए आनंद बोस ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने। और राजेंद्र अर्लेकर, इससे भी संबंधित किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल। और अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने बहुमत हासिल किया और कांग्रेस पार्टी के जो मुख्यमंत्री इस पद की शपथ ले चुके हैं, जिनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के CM बने हैं और यहाँ के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 68 सीटें हैं और जिसमें से 40 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीती है। आचार्य देवव्रत ये गुजरात के राज्यपाल हैं और अभी हाल ही में गुजरात में भी चुनाव हुए हैं और जिसमें से यहाँ पर बीजेपी को बहुमत मिला है। गुजरात में विधानसभा की 182 सीटें हैं, बीजेपी ने 156 सीटें प्राप्त की हैं, तो बीजेपी का बहुमत रहा। और यहाँ पर जो यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे इसके पहले वाले कार्यकाल के लिए वो भूपेंद्र पटेल थे। इन्हें दोबारा मुख्यमंत्री यहाँ का नियुक्त किया गया है, गुजरात का भूपेंद्र पटेल। तो इसमें मेघालय के राज्यपाल के बारे में पूछा गया तो BD मिश्रा आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहन बगान फुटबॉल क्लब अर्थात मोहन बगान फुटबॉल क्लब स्टेडियम जो है ये कहां पर है? तो ये कोलकाता में है। मोहन बगान फुटबॉल का स्टेडियम ये कोलकाता में है। और कानपुर में एक क्रिकेट का स्टेडियम है जिसका नाम है ग्रीन पार्क। ये भी पेपर में पूछा जाता है। ग्रीन पार्क स्टेडियम ये कानपुर में है, क्रिकेट से संबंधित है। और अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के नाम पर है, नरेंद्र मोदी मोटेरा स्टेडियम। इसका पहले नाम इसका पहले नाम सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम था। इसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी मोटेरा स्टेडियम कर दिया गया है और यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। राउरकेला यहां पर हॉकी का स्टेडियम बनाया गया है, बिरसा मुंडा स्टेडियम। यह हॉकी से संबंधित है और यहां पर 2023 में विश्व हॉकी कप का आयोजन होगा। ये राउरकेला उड़ीसा में है। तो आपसे पूछा गया है मोहन बगान फुटबॉल क्लब कहां पर है? तो मोहन बगान फुटबॉल क्लब कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसमें से जो आपका पहला ऑप्शन है दमन दीव, ये सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश सबसे कम लिंगानुपात वाला यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी। यही आपका आंसर हो जाएगा।
सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या वाला भी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। लक्षद्वीप सबसे कम जनसंख्या व क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो पुदुचेरी है। सबसे कम लिंगानुपात वाला दमन-दीव है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला दिल्ली। क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है। तो इस बात को समझ लें, कल भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था 10 जनवरी वाली शिफ्टों में। तो भारतीय संविधान में जो अंतिम अनुच्छेद है वो 395वां है, इसे हमने कल भी बताया था। अंतिम अनुच्छेद कौन सा है, 395 नंबर का अंतिम अनुच्छेद है। लेकिन विभिन्न प्रकार के संविधान संशोधन के माध्यम से वर्तमान में भारतीय संविधान में 105 संविधान संशोधन अधिनियम पारित किए जा चुके हैं। 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं और इन संविधान संशोधन के माध्यम से हमारे संविधान में विभिन्न प्रकार के अनुच्छेद शामिल किए गए हैं। लेकिन अंतिम अनुच्छेद मूल संविधान का भी 395वां था, वर्तमान में भी अंतिम अनुच्छेद 395 है। इन्हीं अनुच्छेदों में अनुच्छेद जोड़े गए हैं, तो अगर इनकी काउंटिंग करते हैं, गिनती करते हैं, तो 471 अनुच्छेद हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में नंबर ऑफ आर्टिकल्स के आधार पर, अनुच्छेदों की संख्या के आधार पर देखा जाए तो 471 अनुच्छेद हैं, लेकिन अंतिम अनुच्छेद 395वां है। जो भी अनुच्छेद जोड़े गए वो किसी न किसी अनुच्छेद के साथ जोड़े गए। 356 इसमें राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। संवैधानिक तंत्र की विफलता। 352 इसमें राष्ट्रीय आपात का उल्लेख है। तो आपसे पूछा गया संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है, तो 395। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब से हुई। तो पहला ऑप्शन है आपका 1948, भारत की पहली औद्योगिक नीति, हमारे देश की भारत की पहली औद्योगिक नीति। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। औद्योगिक नीति लॉन्च हुई 1948 में, और हमारी जो औद्योगिक नीति, पहली औद्योगिक नीति लॉन्च हुई अर्थात आर्थिक नीति भी इसे कह सकते हैं। आर्थिक नीति, पहली आर्थिक नीति 1948 में लॉन्च हुई और इसमें अर्थव्यवस्था के मिश्रित स्वरूप को अपनाया गया। सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र दोनों काम करेंगे एक साथ, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है हमारे देश की। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना, अर्थात पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में लॉन्च हुई। 1951 से 56 तक इसका कार्यकाल रहा पहली पंचवर्षीय योजना का। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया, पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब से हुई, 1951 से हुई। 1956 में दूसरी औद्योगिक नीति 1956 में लॉन्च हुई। यहाँ से भी कल एक क्वेश्चन पूछा गया कि जो दूसरी औद्योगिक नीति 1956 में लॉन्च हुई, इसमें उद्योगों के कितने स्तर थे, 3 स्तर थे। कुछ उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित कर लिए गए, सरकार के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कुछ उद्योग सार्वजनिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर के लिए रिजर्व कर लिए गए। कुछ उद्योग केवल प्राइवेट सेक्टर के लिए थे। तो 1956 की दूसरी औद्योगिक नीति के तहत उद्योगों के 3 स्तर बनाए गए, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, प्राइवेट सेक्टर के उपक्रम, सार्वजनिक तथा प्राइवेट ऐसे सेक्टर जहां पर दोनों काम कर सकते हैं। और 1952 में हमारे देश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ 1952 में, और 1952 में ही लोकसभा और राज्यसभा का गठन हुआ। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया चलती है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान की आर्टिकल 61 में है, और ये प्रक्रिया यूएसए से ली गई है, महाभियोग। तो यहाँ से प्रत्येक शिफ्ट में
ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। महाभियोग की प्रक्रिया यूएसए से ली गई है राष्ट्रपति पर, और यूएसए से मूल अधिकारों का प्रावधान भी लिया गया है। मूल अधिकार यूएसए से लिए गए हैं। महाभियोग की प्रक्रिया यूएसए से ली गई है। और ब्रिटेन से राष्ट्रपति का जो पद है ये ब्रिटेन के सम्राट से प्रेरित है, क्राउन से प्रेरित है। और नागरिकता से हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। नागरिकता संबंधी प्रावधान ब्रिटेन से लिए गए हैं। और संसदीय शासन प्रणाली ये भी ब्रिटेन से ली गई है। नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। और रिटों का प्रावधान, जो रिटें याचिकाएं दाखिल होती हैं, ये भी 5 प्रकार की रिटें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी कर सकती हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट, ये रिटों का प्रावधान भी ब्रिटेन से लिया गया है। जर्मनी का जो वीमर संविधान है, इससे आपात उपबंध लिए गए हैं। और आयरलैंड से डीपीएसपी लिए गए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से लिए गए हैं। तो इसमें महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में पूछा गया है, तो पहला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसने अपने राजदूत मेगस्थनीज को भेजा? तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत में आक्रमण किया था। और उसने उत्तर पश्चिम के राजाओं को पराजित किया। उसमें से एक राजा थे पोरस, जिन्होंने बहादुरी के साथ मुकाबला किया सिकंदर का। और सिकंदर का जो उत्तराधिकारी था वो सेल्यूकस निकेटर था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को भारत में भेजा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज आया। इसने यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रशासन को समझा और इन सब बातों का उल्लेख एक पुस्तक में किया जो पेपर में पूछी जाती है, जिसका नाम है इंडिका। महमूद गजनवी, इसने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक लगभग 17 आक्रमण किए। 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ का मंदिर लूटा था। मोहम्मद बिन कासिम, इसने 712 ईस्वी में आक्रमण किया, जो इसका सफल आक्रमण रहा। और मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में इसने पहला सफल आक्रमण किया। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसने अपने राजदूत मेगस्थनीज को भेजा? तो सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को भारत भेजा था। अगला क्वेश्चन है, शंकरदेव किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो शंकरदेव ये सत्रिया नृत्य से संबंधित हैं। शंकरदेव, और ये जो शास्त्रीय नृत्य है ये असम का है, सत्रिया नृत्य। और शंकरदेव को ही सत्रिया नृत्य का जनक माना जाता है। ओडिसी उड़ीसा का है, ये उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। और इससे कौन संबंधित है? तो इससे केलू चरण बहुत पूछा जाता है। ये फैक्ट है, केलू चरण महापात्र। तो केलू चरण महापात्रा ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है। और चौथा ऑप्शन है कथक, ये यूपी और उत्तर भारत से संबंधित है। और इसके जो डांसर हैं वो बिरजू महाराज, जिनका निधन हो चुका है, पंडित बिरजू महाराज, कथक नृत्य से संबंधित थे। और भरतनाट्यम से रुक्मिणी देवी अरुंडेल संबंधित हैं। रुक्मिणी, इनका नाम भी बहुत पूछा जाता है, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं। और भरतनाट्यम ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। तो शंकरदेव के शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, ये सत्रिया से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? तो पहला ऑप्शन है हरदीप सिंह पुरी, ये आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री। स्मृति ईरानी, ये महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्री।
इनको एक मंत्रालय और सौंप दिया गया है हाल ही में, अल्पसंख्यक मंत्रालय। अल्पसंख्यक मंत्रालय इनके पास आ गया। धर्मेंद्र प्रधान, ये वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भी इनके पास है। एस जयशंकर, ये विदेश मंत्री हैं वर्तमान में। आपसे पूछा गया शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। अगला क्वेश्चन है, गुजराती नववर्ष को किस नाम से जानते हैं? तो गुजराती नववर्ष को बेस्तु वर्ष के नाम से जानते हैं। गुजराती नववर्ष। और ये पुथांडु, हाल ही में जो सीजीएल का पेपर हुआ उसमें पूछा गया पुथांडु के बारे में। ये तमिल नववर्ष है, तमिल नववर्ष। और नवरोज, ये भी बहुत पूछा जाता है, ये पारसी नववर्ष है, पारसी नववर्ष। और गुड़ी पड़वा, ये मराठी नववर्ष है। तो गुड़ी पड़वा, मराठी नववर्ष को गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। नवरोज, पारसी नववर्ष को नवरोज के रूप में मनाया जाता है। तमिल नववर्ष पुथांडु है। तो आपसे गुजराती नववर्ष के बारे में पूछा गया है, तो पहला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो आज हमने एसएससी जीडी 11 जनवरी पहली शिफ्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस कर लिए हैं। और इस वीडियो को ध्यान से सुनना है, बार बार सुनना है, आगे आने वाले एग्जाम में आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।